Hello, my dear students. Myself Sanjay Sarvaya, and welcome to your favorite channel, Sarvaya Sir's class. Today, we will learn chapter number 4 from part 1, Reconstruction of Partnership. This chapter is very easy and very short and very sweet chapter out of 13 chapters. Right? The weightage of this chapter is total 6 marks. And the question will be asked in board exam as a MCQ, VSQ and short sum. MCQ, there are 2 MCQ will be asked on serial number 5 and 6, 2 marks, and 1 VSQ will be asked on serial number 22, 1 mark, and very short question section C पे serial number 32 पे, right? serial number 32 short sum 3 mark. इस हिसाब से टोटल इस चैप्टर का जो वेटेज है वो हो गया 6 मार्क्स का. बिल्कुल इजी सा चैप्टर है, कोई परेशानी नहीं, कोई टेंशन नहीं, बिल्कुल इजी. एक बार आप सीख लीजिए, बोर्ड की एग्जाम तक आप उसे भूल नहीं पाएंगे. इस तरीके के टोटल 3 ही क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं. चलो स्टार्ट करते हैं. उससे पहले मैं आप सभी को एक फिर से कह दूं कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए. राइट, चलो आगे बढ़ते हैं. आज के जो इस चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप. सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि रिकंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है. अच्छा, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है. तो यदि बैकग्राउंड में हम जाए तो देख सकते हैं कि यहाँ पे जब पार्टनरशिप फॉर्म एस्टैब्लिश होती है तो उसके बाद उस कई ऐसे रीजन होते हैं जिस वजह से उसके पार्टनर्स के बीच का जो पीएनएल रेशियो है, प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो, वो कई बार बदलना पड़ता है. तो इस जो पीएनएल रेशियो को चेंज करने की जो बात की जाती है उसे कहते हैं रिकंस्ट्रक्शन. तो सबसे पहला यहां पे हमें पॉइंट समझना चाहिए कि व्हाट इज रिकंस्ट्रक्शन. रिकंस्ट्रक्शन आप किसे कहेंगे. रिकंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है. रिकंस्ट्रक्शन का मतलब होता है कि ड्यू टू एनी रीजन इफ पीएनएल रेशियो इज चेंज, कोई भी रीजन क्यों ना हो, यदि पीएनएल रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो विल बी चेंजेस इन पीएनएल रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो यदि बदलता है कोई भी रीजन से, कोई भी रीजन क्यों ना हो, लेकिन यदि उस कारण यदि पीएनएल रेशियो चेंज होता है तो उसे कहते हैं रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप. हाँ, ध्यान रहे, यहां पे पार्टनरशिप फॉर्म जब रिकंस्ट्रक्ट होती है तो इसका मतलब यह होता है कि रीयूनियन होता है, कि पार्टनर्स के बीच कोई एक रेशियो, कोई रिलेशन रहता है. कौन सा रिलेशन. पीएनएल रेशियो रिलेटेड रिलेशन. यदि पीएनएल रेशियो रिलेटेड रिलेशन में चेंजेस आते हैं तो पार्टनरशिप फर्म बंद नहीं होती. यहां पे पार्टनरशिप फर्म है वो बिजनेस अपना रनिंग ऑन एज इट इज चलता है. जैसे कि मार्केटिंग करना है, प्रोडक्ट है उसको बेचना है, एडवर्टाइजमेंट करनी है या कलेक्शन करना है, सब ट्रेडिंग की सारी एक्टिविटीज चालू रहती है. सिर्फ और सिर्फ रिलेशन ब्रेक होता है, पार्टनरशिप का रिलेशन. इसीलिए यहाँ पे चैप्टर का नाम भी आप देख सकते हैं कि रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप कहा गया. पार्टनरशिप फर्म नहीं, सिर्फ पार्टनरशिप है, उसके बीच का जो रिलेशन है उस रिलेशन को यहाँ पे चेंज किया जाता है. तो सबसे पहले हमने ये देखा कि रिकंस्ट्रक्शन किसे कहते हैं. तो फिर से रिपीट कर दूं कि ड्यू टू एनी रीजन इफ पीएनएल रेशियो इज चेंज्ड देन एट दैट टाइम इट इज कॉल्ड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप. ओके, अच्छा अब बात की जाए रीजंस की. तो कौन कौन से रीजन रहेंगे कि पीएनएल रेशियो चेंज होता है. तो कई सारे रीजन है, लेकिन आपको यदि क्वेश्चन में पूछा जाए तो सेक्शन बी में वीएसक्यू के तौर पे यहां पे पूछा जा सकता है कि स्टेट द एनी 2 रीजन फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप. तो आपको 2 रीजन में मैक्सिमम लिखना है क्योंकि 1 मार्कर सम रहेगा. और सेक्शन सी में यहां पे कोई थियरी पूछी जाने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि यहां पे 3 सम ऑलरेडी दिए गए हैं, उसमें से कोई एक होगा. रिसेंटली 2024 की एग्जाम कंप्लीट हुई, उसमें सेक्रीफाइस फाइंड करने वाला एक शॉर्ट सम था. राइट, ओके. तो यहाँ पे थियरी में यदि देखा जाए तो रीजन दिखाने होते हैं कौन कौन से रीजन है. तो कई बार क्या होता है कि कोई पार्टनर है जो बिजनेस पहले से चलाता है, इंचार्ज था, कोई पार्टनर फर्म को चला रहा था, लेकिन ड्यू टू उसके कोई पर्सनल रीजन हो या इलनेस हो, कोई हेल्थ इश्यू हो, उस वजह से वो पार्टनरशिप फर्म में काम नहीं कर सकता, वो पार्टनरशिप फर्म है उसको प्रॉपर्ली रन नहीं करा सकता. तो इस वजह से उसका पीएनएल रेशियो चेंज हो जा रहा है. मान लीजिए कि यहाँ पे 3 पार्टनर ए, बी और सी, ऐसे 3 पार्टनर है. पहले उसका पीएनएल रेशियो 3:2:1 था, अब उसका पीएनएल रेशियो 1:2:3 हो गया.
तो ये पीएनएल रेशियो जो चेंज करते हैं तो उसका कोई रीजन ये भी हो सकता है कि कोई एक पार्टनर जो पहले प्रॉपरली काम कर रहा था, कोई हेल्थ इश्यू था, उसका कोई पर्सनल रीजन था, उस वजह से वो प्रॉपरली है वो बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं हो सकता, उस वजह से उसका पीएनएल रेशियो डिक्रीज कर देते हैं बाकी बचे पार्टनर्स, राइट। और इसी तरीके से दूसरा रीजन भी है कि यहां पे तो मैंने आपको हेल्थ इश्यू बताया, इलनेस है, इलनेस का इश्यू बताया, और सेकंड जो है वो कई बार क्या होता है कोई हेल्थ का इश्यू नहीं है, लेकिन पार्टनरशिप में जो पार्टनर है वो कोई और बिजनेस में एंगेज रहता है, उस वजह से वो अपना प्रॉपर टाइम है नॉट डिवोट द इनफ टाइम इन बिजनेस, प्रॉपर टाइम है वो बिजनेस में नहीं दे पा रहा, हेल्थ का इश्यू नहीं है लेकिन वो फिट एंड फाइन है, फिर भी वो प्रॉपरली टाइम नहीं दे रहा, तो उस वजह से भी कई बार क्या होता है कि उसका रेशियो डिक्रीज करना पड़ता है, पीएनएल रेशियो चेंज होता है फ्यूचर में, राइट। और तो यहां पे मैंने बताया कि इनफ टाइम आप नहीं दे सकते। और थर्ड थिंग जो है, थर्ड पॉइंट रीजन है, वो तो बिल्कुल इजी है, क्योंकि वो चैप्टर का नाम लिख दीजिए आप, चैप्टर कौन से, एडमिशन। यदि कोई पार्टनर एडमिशन होता है पार्टनर का तो भी पीएनएल रेशियो चेंज हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए पहले दो पार्टनर थे, उसका पीएनएल रेशियो 3:2 था, और एक नया पार्टनर जुड़ गया पार्टनर सी, तो पीएनएल रेशियो हो गया 1:2:3। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि पीएनएल रेशियो बदलता है ड्यू टू एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। इसी तरीके से यदि कोई पार्टनर रिटायर होता है या किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उस कारण भी पीएनएल रेशियो बदल जाता है। मान लीजिए पहले 3 पार्टनर थे, एक पार्टनर है वो रिटायर हो गया या उसकी डेथ हो गई तो भी पीएनएल रेशियो चेंज हो सकता है। तो ये थे रीजन, जो 4 रीजन आपकी टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं। सबसे पहला ये था कि ड्यू टू एनी रीजन इफ पीएनएल रेशियो है वो बदलता है तो उसका पहला रीजन ये रहता है, एनी रीजन में आपको 4 रीजन दिए गए हैं। सबसे पहला रीजन ये था कि कोई हेल्थ इश्यू हो या कोई इनकैपेबिलिटी हो पार्टनर्स की कि वो बिजनेस को नहीं चला सकता, तो उस वजह से उसका रेशियो डिक्रीज हो जाता है, उसका रेशियो चेंज हो जाता है। सेकेंड थिंग ये थी कि पार्टनर तो फिट एंड फाइन है लेकिन फिर भी वो प्रॉपर टाइम नहीं दे रहा है बिजनेस को, इस वजह से भी उसका रेशियो चेंज हो सकता है। उसके बाद थर्ड जो पॉइंट दिया वो मैंने आपको बताया का चैप्टर का नाम है, आप इजीली याद रख सकेंगे उसको। थर्ड जो पॉइंट है वो यदि कोई पार्टनर न्यू पार्टनर है वो बिजनेस में इन्वॉल्व होता है, एडमिट होता है, तो एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर ये भी रीजन रहेगा। और लास्ट में बताया रिटायरमेंट और डेथ, यदि कोई पार्टनर रिटायर होता है या उसकी डेथ हो जाती है तो भी पीएनएल रेशियो चेंज हो सकता है, राइट। ओके चलो, तो ये तो थोड़ी बात है। अच्छा, जब पीएनएल रेशियो चेंज होता है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया था कि ए बी सी और 3 पार्टनर है, उसका पहले का पीएनएल रेशियो 3:2:1 है, जबकि न्यू रेशियो उसने डिसाइड किया 1:2:3। तो इस वजह से आप क्लियरली यहां देख सकते हैं कि पार्टनर ए है उसको टोटल 6 रुपीज में से पहले 3 रुपीज रिसीव हो रहे थे, लेकिन अब क्या है उसको सिर्फ 1 रुपीज ही रिसीव हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ये पार्टनर ए है उसको थोड़ा प्रॉफिट कम मिल रहा है। आफ्टर पीएनएल रेशियो चेंज होने के बाद उसका प्रॉफिट है वो कम रिड्यूस हो रहा है, तो उसको कहेंगे सैक्रिफाइस। उसे क्या कहेंगे, सैक्रिफाइस। यदि पीएनएल रेशियो चेंज होता है और उस वजह से किसी पार्टनर का प्रॉफिट है वो लेस मिलता है, उसे डिक्रीज होता है, तो उसे कहते हैं सैक्रिफाइस। और इसी तरीके से आप यहां पे ये देख सकते हैं पार्टनर सी का जो पहले का पीएनएल रेशियो था वो था 1/6, मतलब 6 रुपीज में से उसको 1 रुपीज प्रॉफिट मिल रहा था। आफ्टर पीएनएल रेशियो चेंजिंग पीएनएल रेशियो उसको 3 रुपीज मिल रहा है, टोटल 6 रुपीज में से 3/6, तो इस हिसाब से उसको तो प्रॉफिट हो गया, पहले मिलता था उससे ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो क्या कर रहा है, तो कि वो है गेन कर रहा है, वो क्या कर रहा है, गेन। यदि पीएनएल रेशियो चेंज होने से किसी का पार्टनर का प्रॉफिट लेस रिसीव हो रहा है उसको, तो उसे सैक्रिफाइस कहेंगे, और ज्यादा प्रॉफिट है तो उसको गेन कहेंगे। सैक्रिफाइस की यहां पे एक फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। प्रॉफिट एंड लॉस का जो ओल्ड शेयर है, ओल्ड पीएनएल रेशियो है, उसमें से आपको न्यू पीएनएल रेशियो, मतलब ये हो गया ओल्ड पीएनएल रेशियो, ये हो गया न्यू पीएनएल रेशियो, तो ओल्ड में से आपको न्यू माइनस करना है, तो उसको उसकी फॉर्मूला रहेगी सैक्रिफाइस की। गेन की फॉर्मूला है उससे ऑपोजिट है न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर, ये हो गई गेन की फॉर्मूला। अच्छा, ये सैक्रिफाइस और गेन वाला सम था। और एक चीज यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स मींस कि इस चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है।
इस चैप्टर में आपको सिर्फ 3 ही पॉइंट पढ़ने हैं, ये 3 मार्क्स लेने के लिए। कौन कौन से? पहला सेक्रीफाइस, सेकंड है वो गेन, और थर्ड जो पॉइंट है वो है रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द पार्टनर्स। ओके, तो यहां पे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखी जाए तो सबसे पहला पॉइंट ये रहता है कि आप पीएनएल रेशियो है वो चेंज कीजिए, चेंजेस इन पीएनएल रेशियो। पीएनएल रेशियो बदलेगा तो सेक्रीफाइस और गेन वाले स्वयं आपके सामने आ जाएंगे। उसके बाद यहां पे जो रिजर्व है या तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का मतलब होता है कलेक्टेड प्रॉफिट, अब तक नहीं डिस्ट्रीब्यूट हुआ ऐसा प्रॉफिट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, उसे कहते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। ये लॉस भी हो सकता है, एक्यूमुलेटेड लॉस भी हो सकता है। ओके, उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना है। और थर्ड पॉइंट पे आपको सारी की सारी असेट्स और सारी की सारी जो लायबिलिटीज है, वो असेट्स और लायबिलिटीज है, उसका रिवैल्यूएशन करना है और वहां पे एक अकाउंट और जनरल एंट्री पास करनी है। हालांकि ये लॉन्ग क्वेश्चन बोर्ड की एग्जाम में नहीं पूछे जाते रिवैल्यूएशन वाले, फिर भी हमें यहां इस चैप्टर में सीख लेने चाहिए, क्योंकि हमें डायरेक्टली चैप्टर नंबर 5 एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर एंड चैप्टर नंबर 6 रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर, उस चैप्टर में हमें वो हेल्पफुल रहते हैं। राइट, ओके, चलो बात की जाए रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड। चेंज इन पीएनएल रेशियो की तो मैंने बात कर दी कि आप सेक्रीफाइस और गेन आपको कैलकुलेट करना है। तो तीसरा जो क्वेश्चन है वो है रिजर्व वाला, जो कि आपकी टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है, अलग संकेत, रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। अच्छा, ये रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में क्या होता है कि यहां पे आपको कई सारी रिजर्व देते हैं, जैसे कि रिजर्व फंड, उसके बाद कंटीजेंसी रिजर्व, उसके बाद जनरल रिजर्व, उसके बाद वर्कर्स प्रॉफिट शेयरिंग फंड, उसके बाद वर्कर्स एक्सीडेंट कंपेंसेशन फंड, कई बार पीएनएल रेशियो मतलब पीएनएल अकाउंट। यहां पे पीएनएल अकाउंट दोनों हो सकते हैं, क्रेडिट और डेबिट। हालांकि क्रेडिट होता है तब आपको लिख के नहीं देते, लेकिन डेबिट होता है तो वो कंपलसरी आपको देना पड़ता है लिख के। अच्छा, तो थोड़ी सी बात इस रिजर्व की भी की जाए। इसको पढ़ाने से पहले मैं आपको एक थोड़ी सी एक छोटी सी इससे जुड़ी एक स्टोरी है वो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब मैं छोटा था तब गांव में पढ़ता था, 6 स्टैंडर्ड तक मैंने गांव में पढ़ाई की है। वहां पे क्या होता था, गांव में कोई एंटरटेनमेंट की और कोई चीजें थी नहीं। वहां कई बार वो स्नेक चार्मर मतलब सपेरा, वो कहीं खेल दिखाने के लिए, मदारी जिसे कहते हैं, वो सपेरा है, वो खेल दिखाने के लिए आता था। वो क्या करता था कि सभी बच्चों को स्कूल के आसपास कहीं पे अपना थैला लगाता था और सभी बच्चों को वहां पे इकट्ठा करके वो अपना खेल दिखाता था। वो कई ऐसे छोटे बहुत इंसेक्ट जैसे कि स्कॉर्पियो, वो बिच्छू, छोटा बड़ा बिच्छू या हरा नीला ऐसा बिच्छू दिखाते थे, छोटे बड़े स्नेक दिखाते थे, छोटे बड़े स्नेक थे, पतले से दुबले से या ऐसे हुष्ट पुष्ट स्नेक दिखाते थे। और कई स्टोन पत्थर की कोई ऐसी जादू वाली गेम या कॉइन की कोई जादू वाली गेम वो दिखाता था। और लास्ट में इंटरवल पड़ता उससे पहले वो एक ओरिजिनल स्नेक दिखाता। ओरिजिनल स्नेक ही थे सभी, लेकिन उसको ओरिजिनल मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो ऐसे कहता था। वो ऐसे जो स्नेक चार्मर था, जो सपेरा था, वो उस स्नेक को दिखाता, उसमें यहाँ पे ऐसे जो होते हैं वहां पे त्रिशूल बना होता था और वो कहता कि ये भोलेनाथ का असली वाला नाग है, भोलेनाथ का सांप है, इसको दूध और सब पिलाना पड़ता है। या अब इंटरवल पड़ता है उसके बाद ये बताने के बाद कि ये भोलेनाथ का असली वाला सांप है, ये दिखाने के बाद वो सपेरा है वो इंटरवल बांटता। मतलब इंटरवल मतलब क्या, तो उसमें ब्रेक होती थी उस गेम में, उस शो में ब्रेक मिलता और सभी बच्चों को वो कहता था कि आप अपने अपने घर जाइए, थोड़ा सा आटा ले आइए, गेहूं लाइए, चावल ले जाइए या कुछ पैसे ले आइए। यदि आप नहीं लेते हैं तो ये जो भोलेनाथ वाले जो सांप है उसका आपको श्राप लग जाएगा और आप अपने आने वाली एग्जाम, आपकी जो परीक्षा है उसमें आप फेल हो जाएंगे।
मैं भी ये गेम देखता था, ये भी शो में भी देखता था, कई बार डर जाता, लेकिन आप सब जानते हैं मैं पहले से ही इंटेलिजेंट हूं बचपन से। तो मैं क्या करता था कि जब भी ये स्नेक वाला जो पोर्शन दिखाया जाता था कि ये भोलेनाथ का असली वाला सांप है, तो उस टाइम मैं चला जाता, वहां से निकल जाता, क्योंकि मैंने कुछ सुना ही नहीं, तो मुझे कोई ऐसा श्राप लगेगा नहीं, मैं एग्जाम में फेल नहीं हुआ, ऐसी मेरी सोच थी। तो मैं वहां से चला जाता और वापस जब इंटरवल खत्म हो जाता फिर से शो स्टार्ट होता तब मैं आ जाता, इस तरीके का। तो ये कहने के बाद ये असली वाला जो सांप है, तो वो कब मदारी है वो बताता, फिर से रिपीट करता कि आपकी यदि आपके आजू बाजू यहीं कहीं खेत है यहाँ पे, या कोई बगीचा है यहाँ पे, आपके गांव में कहीं पे भी यदि ये बिच्छू आपको दिखाई दे, या छोटा सा जो स्नेक होता है वो, या बड़ा जाड़ा वाला वो स्नेक होता है वो, मोटा सा स्नेक यदि है, तो उसको आपको उसके टुकड़े कर देने हैं, उसको वहीं पे ही काट देना है, उसको वहां पे छोटे छोटे टुकड़े कर दीजिए। लेकिन जब भी ये असली वाला मतलब त्रिशूल वाला सांप आपको दिखाई दे तो उसको मत काटिए, क्योंकि वो भोलेनाथ का सांप, वो उसको कभी नहीं काटना है। इसी तरीके से यहां पे आपको कई सारे इसे रिजर्व दी गई है, देखिए कई सारी रिजर्व है, लेकिन इसमें एक रिजर्व ऐसी है कि जो असली वाली रिजर्व है उसको आपको कभी नहीं काटना, वो है प्रॉफिट शेयरिंग फंड, वर्कर्स प्रॉफिट शेयरिंग फंड। ये ओरिजिनल वाला सांप है, इसको कभी नहीं काटना। इस चैप्टर में नहीं, 7 तक जो डिसोल्यूशन चैप्टर है वहां तक इसकी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होती, ध्यान में रहे। ये रिजर्व फंड कहिए या कंटीजेंसी कहिए या जनरल रिजर्व, तीनों का मतलब एक ही होता है, फिर भी ऐसे प्रिंट करके आपको क्वेश्चन में दिए जाते हैं। वर्कमैन एक्सीडेंट कंपेंसेशन हो, पीएनएल अकाउंट हो, क्रेडिट और डेबिट बैलेंस, तो सभी को काट देना है। किस हिसाब से? ओल्ड रेशियो के हिसाब से। प्रॉफिट एंड लॉस का जो ओल्ड रेशियो होता है उसके हिसाब से पार्टनर्स के बीच उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। फिर चाहे वो जनरल रिजर्व हो, फिर चाहे वो कंटीजेंसी हो, रिजर्व फंड हो, वर्कमैन एक्सीडेंट कंपेंसेशन फंड क्यों ना हो, पीएनएल अकाउंट, क्रेडिट बैलेंस, पीएनएल अकाउंट, डेबिट बैलेंस, कुछ भी हो, सभी को आपको काट देना है, सभी को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, उसकी अमाउंट के डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। लेकिन यदि आपके क्वेश्चन में ये असली वाला सांप मतलब वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड दिखाई देता है तो उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है। उसके लिए आपको एक छोटी सी नोट लिखनी पड़ती है क्वेश्चन के नीचे। क्या नोट लिखेंगे कि वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड इट्स अ लायबिलिटी ऑफ द फर्म, सो इट विल बी नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स, ऐसी एक नोट लिखी जाती है, राइट। चलो देखेंगे जब भी ये क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे। तो ये थोड़ी सी थियरी इस चैप्टर से जुड़ी हुई थी, जहां पे आपको रिकंस्ट्रक्शन क्या है वो मैंने आपको बताया, उसके बाद रीजन क्या थे रिकंस्ट्रक्शन के वो मैंने आपको बताया, सेक्रीफाइस किसे कहते हैं, गेन किसे कहते हैं, और रिजर्व है तो उसमें से कौन सी रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट होती है कौन सी नहीं होती वो मैंने आपको बताया, राइट। चलो यहां तक रखते हैं। आखिर में फिर से आप सभी को मैं रिपीट करना चाहूंगा कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, राइट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।